भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ सां गॾु आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असांजो जेको आहे कामी सिट्स सां इंटरव्यू जो सेकेंड पार्ट आहे। अचो त पंहिंजे इंटरव्यू में हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं ॿुधूं था हुननि जी कहानी उन्हनि जे ज़बानी। अच्छा कामी, आप हमें ये बताइएगा कि आपका जो काम ज़्यादातर सब रंग सोसाइटी के साथ है, तो उसके पीछे क्या ऐसे अवामिल आप देखती हैं या क्या आपका स्पेसिफिकली क्या काम होता है? फहमीदा, हम सबरंग सोसाइटी के ज़रिए काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, जिसमें पॉलिसीज़ देखना है, हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। क्योंकि जब आप खिड़की के इस तरफ होते हैं तो आपको शायद चीज़ें ना वेग लग रही है, जब खिड़की से आपको ना लोगों को समझाने का तरीका आ जाता है। तो जब हुकूमत में एक सीट पे बैठा हुआ मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर किस भला का नाम है, तो वो हमारे लिए काम ही क्या करेंगे। तो हमारे दायरे ने हमने सोचा कि वाई नॉट कि हम सेंसिटाइज करें हुकूमत वक्त को भी, हम उनको जाए उनको बताएं कि देखिए हमारे यही मसले मसाइल हैं, कुछ करें, अपनी आंखें खोलें, अपने कान खोलें, हमारी बात सुनें। जिससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के मसलों को हल करने की बहुत कोशिश की है। और अब 3 साल पहले लगभग आईजी सिंध ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें तमाम एक्टिविस्ट, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, तमाम पुलिस, पूरे सिंध भर से लोग मौजूद हैं, जिसके तहत हम अपने मसले मसाइल को जल्द से जल्द हल करते हैं। जिस वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा वायलेंस या हैरेसमेंट के केसेस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम उनको फ़ौरन से हल करने की कोशिश करते हैं या तो रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा करेंटली हम डिफरेंट नेटवर्क्स बना रहे हैं सबरंग सोसाइटी के ज़रिए। इस साल हमने ज़्यादातर जो हमारा फोकस रहा है वो कुछ टूल किट गाइडलाइंस बनाने में है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ स्टार्ट की है। हम डिफरेंट मेंटल हेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें तस्कीन है, थेरेपी वर्क्स हैं, हम उनके साथ मिलकर जॉइंटली वेंचर कर रहे हैं। उसके अलावा हम एक महफूज दायरा है, महफूज दायरा एक इनिशिएटिव है सबरंग सोसाइटी का, जिसमें हम कम्युनिटी के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको खुद काउंसलिंग प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं। महफूज दायरा के ज़रिए हम जो हैं कम्युनिटी में अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं कि जिनसी और जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप यहाँ से बेहतर नहीं होंगे, आप कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं विद इन द कम्युनिटी भी। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतर नज़रिया रखते हैं कम्युनिटी का, और कम्युनिटी को ट्रेन कर रहे हैं ताकि विद इन द कम्युनिटी हम लोगों को ये बता सकें कि कोई बात नहीं, अगर आपको मुख्तलिफ ख़यालात आते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको सोसाइटल थॉट्स आ रहे हैं, बात करें। जब तक हम बात नहीं करेंगे शायद हम उन मसलों का हल नहीं निकाल सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सिंध में बल्दियाती इदारों में भी नुमाइंदगी दी गई है ख्वाजा सरों को भी। क्या नज़र आता है कि सियासी जमायतें और सिस्टम ने कितना कबूल किया है? देखिए, सिर्फ सीट देना बहुत बात नहीं होती, उनको कोई ओहदा देना बात नहीं होती। वो जो कह रहे हैं वो भी पूरा करें उनका। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब चाहे जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों ने खुशाइन अमल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यों, कैसे, कहाँ। मैं उस प्रोसेस में मौजूद थी जब 1% कोटा सिंध असम्बली से डिसेबल लोगों का और ट्रांसजेंडर लोगों का उन्होंने अप्रूव किया, और ख्वाजा सरा लोगों को KMC में, TMC में उनको जगह मिली है। पर खाना पूरी है मुझे लगता है। अब बेचारे हमारे ख्वाजा सरा करेंगे भी क्या? मतलब हुकूमतें टोकन की तरह ना देखें हमें। देखिए, हम बात कर सकते हैं, हम मसले मसाइल बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोड गटर के मसाइल हल नहीं हो रहे, पर उसके साथ साथ एक कम्युनिटी है जो कि जिनको अगर आप साथ मिलाना चाहते हैं और आपकी नीयत थी साथ मिलाने की, तो आप उनको मौका भी दें कि वो अपनी बात रख सकें। देखिए, बात कर देना और उसका अप्रूवल ना मिलना या उसका पूरा ना होना, ये एक दोहरा बातें होती हैं। पर अभी रिसेंटली जमात इस्लामी में वन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन है जो कि TMC की मेंबर हैं, सादिया चौधरी नाम है, और उन्होंने वहाँ पर ख्वाजा सराओं को रमज़ान में राशन भी बांटे और अभी उन्होंने सिलाई मशीन भी बांटी हैं। और आगे उनका और भी इरादा है कि वो ख्वाजा सराओं को बिज़नेस भी करा के दें
और साथ साथ और भी चीज़ें मुहैया करें। तो कुछ चंद लोग हैं जो कि शायद वो टीएमसी केएमसी में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बजट है, बजट क्यों नहीं है, पैसा आता है। टीएमसी केएमसी छोड़ो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास हमारा पैसा आता है, वो कहाँ जाता है, किसके घर में जा रहा है, कहाँ लग रहा है, हमें आज तक नहीं पता। और जब हम बात करते हैं किसी मीटिंग में जाके, तो उसके बाद हमें उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम सवाल करते हैं। हम खुद करेंगे सवाल, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कम्युनिटी का जो एक पूरा जो प्रॉब्लम्स का हमने गुत्था उठाया हुआ है, हमने तो लोगों को जवाब देना है। कम्युनिटी पूछती कहाँ है जॉब्स, कहाँ है इंक्लूसिव एजुकेशन, कहाँ है सोशल सिक्योरिटी, कहाँ है हमारे नाम के पैसे, हमें बिजनेस करा के दें। हमारे पास भी कुछ नहीं देने के लिए। ऑनेस्टली मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। मैं गवर्नमेंट के दायरे में गई तो वहाँ ना वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मुझसे कि देखिए ये नीचे 2 ट्रांसजेंडर रोड पे फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, इनको ले आता हूँ, मैं जॉब दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप इनको 1-1 लाख रुपए की नौकरी दे दें, क्योंकि 1 लाख रुपए से आजकल के दौर में भी कुछ नहीं होता था। और मैंने कहा क्या नौकरी देंगे, चाय बना ले यहाँ पर, 1 लाख तो बहुत है, मैं 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी दे सकता हूँ। मैंने कहा सर देखिए 30-35 हज़ार की आप नौकरी देंगे, शायद वो कर भी लें, पर आपको लगता है कि आपका स्टाफ उनको कबूल करेगा? मैंने कहा यही स्टाफ उनसे सेक्सुअल फेवर ले रहा होगा, जिसकी वजह से या तो वो जॉब छोड़ देंगे, या आपका आधा स्टाफ जो है ना शाम में उनके घर में पड़ा होगा। तो वो हैरान हो गए कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। मैंने कहा मैं कैसे कह नहीं सकती, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ये मेरी वो बातें कह रही हैं जो कि हमने करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ा। अब वो किसी तरीके का भी नुकसान का, तो पर जब एक बंदा 2 लाख रुपए की चेयर पे बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वो बातें मुझे हजम नहीं होती। जैसे लगता है कि नहीं ये आप नहीं कर सकते बात, या ये आपको इजाजत नहीं है बात करने की। आए पहले ग्राउंड पे देखें उनकी क्या रियलिटी है। उन्होंने अपने घर का बिल देना है, अपने घर का किराया देना है, माँ जो बीमार है, बहनों की शादियां करानी है, अपना पेट पालना है, फिर और भी बहुत सारी चीजें करनी है यार। तो और उस भीख से करनी है उन्होंने। अच्छा कामी, क्या ये सच बात है कि कुछ लोग नकली ख्वाजा सराह भी बनते हैं? देखिए ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि ख्वाजा सराह बन गया कोई। मैं पिछले 20 साल से ख्वाजा सराह हूँ। जब से मैंने अपने आप को, शायद मैं बचपन से ही थी, माँ की कोख से निकलकर जब बाहर आई, मैंने सोसाइटी को देखा, मैं जब से ख्वाजा सराह थी। पर अपने आप को पहचानने का मौका मुझे जब मिला। जो लोग हमारा भेष बदलकर भीख मांग रहे हैं, मैं उनको भी कुछ नहीं कहूँगी। अगर हुकूमतों के पास या हमारे पास कुछ देने को उनको है, तो शायद वो भीख ना मांगे, वो आदमी लोग या वो जो भी लोग हैं, ठीक है। और गलत या सही ये मेरे हाथ में नहीं है, या मैं किसी को कहूँ कि तुम कितने % ख्वाजा सराह हो या तुम कितने % ख्वाजा सराह नहीं हो। हाँ, हम खुद भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन हमारे कम्युनिटी से है और कौन हमारे कम्युनिटी से नहीं है। पर ये डिबेट बहुत सालों पहले भी स्टार्ट हुई, बीच में शुरू हो जाते हैं लोग के नकली और असली। तो बात ये है कि ये तो मेरे तो एथिक्स के खिलाफ है, मेरे तो इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। मैं कहूँ कि नहीं ये इतने % ख्वाजा सराह, ये इतने % नहीं है। जिस चौरंगी पर, जिस चौराहे पर वो भीख मांग रहे हैं ना, वहाँ से भत्ता किन किन लीडर्स को जाता है, किन किन घरों पे किन किन पुलिस वालों को जाता है, वो भी हमें पता है। तो ये बात तो छोड़ने के कौन कितना असली है और कौन कितना नकली है, ये हमारा काम नहीं है मेरा ख्याल है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई करके उन लोगों को ज़रूर शनाख्त करके साइड पे करने की कोशिश करते हैं, पर 100% नहीं कह सकते कि कौन कितना असली है या नकली है। सेल्फ जर्नी है हर इंसान की। हाँ, जो लोग हमारा भेष बदल की भीख मांग रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहूँगी कि प्लीज़ ना करें ऐसा, क्योंकि फिर जो रियल में होते हैं, एक तो वो होते हैं, फिर आप रियल नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कहती हूँ, क्योंकि कोटा की जब हम बात करते हैं, जब उनकी नुमाइंदगी की बात करते हैं, मैं उस हवाले से बात, मैं इस बारे में एक और मज़े की बात कहूँगी। हमारे अपने जो गुरुज हैं, मतलब मैं खुद अपने वजीर घराने से हूँ। ख्वाजा सराह लोग कभी भी रोडों पर नहीं थे, कभी भी रोडों पर नहीं थे। बिल्कुल, वो लोगों के खुशी में गमी में शरीक होते थे, बुलाया जाता था, उनको इज्जत दी जाती थी, उनको बिठाया जाता था। बिल्कुल, ये जो रोडों पर आ गए, इन्होंने काम खराब कर दिया। ये मैं अपनी कम्युनिटी को भी कहूँगी कि देखें, रोडों पे आने से ना ही आपकी इज्जत रही, लोगों ने आपको गलत नज़रिए से देखा, आपको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और लोगों ने भेष बदल के ख्वाजा सराह के नाम पे भीख मांगना शुरू कर दी। हम रोडों पर नहीं थे, हम रोडों पर शायद लाए गए, कुछ मखसूस लोगों ने देखा कि उनका फ़ायदा है,
और हमें कम्युनिटी के अंदर जितने भी लीडर्स हैं मैं उनको भी कहूँगी कि हमें कम्युनिटी में सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कि और मोस्टली जो रोडों पर ख्वाजा सारा लोग भीख मांग रहे हैं वो कराची से भी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो दूसरे शहरों से आकर ये सब कुछ करते हैं। उसकी वजह भी ये ना भीख मांगने के पीछे भी वजह है कि उनको ज़ाहिर प्रॉपर आप जब उनके पास जॉब्स नहीं होती, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो फिर वो इसी रास्ते को ऐसे चुनते ही है क्योंकि मैं जब कहती हूँ कि भीख ना मांगा तो फिर मैं अपने गिरबान में देखती हूँ कि मैं क्या दे सकती हूँ उनको। जब मैं उनको कुछ दे नहीं सकती तो मैं उनको रोक भी नहीं सकती। और हम हुकूमतों को ये कहते हैं कि खुदारा कुछ करें, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में पॉलिसीज है, आपके हाथ में बजट आता है, बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहूँगी कि कुछ करें ना करें, एटलीस्ट जो ख्वाजा सारा लोग बीमार हो रहे हैं, जिनकी फैमिलीज उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जो लोग बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो हुकूमत सिंध को कुछ करें ना करें, कोई एजुकेशन पॉलिसी लाएं ना लाएं, NIC बनाए ना बनाएं, हमारे एटलीस्ट सिंध लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो कम मतलब बड़े शहरों में ख्वाजा सराओं का शेल्टर होम होना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, आप पर एक शॉर्ट फिल्म रानी भी बनी, तो उसका मौजू क्या था और उसका रद्द अमल क्या आया था? रानी का जो मौजू था वो एक ख्वाजा सरा है जो कि खिलौने बेचती है और उसको एक बच्चा मिल जाता है, ईदी के झूले से वो बच्चा ले आती है, वो बच्चा रख नहीं पाती और एंड में उसको जब वो ईदी दोबारा बच्चा छोड़ने जाती है तो उसको जॉब मिल जाती है वहाँ पर। तो एक एम्पावर्ड स्टोरी थी और डायरेक्टर जब अमेरिका से आए और भी मेरी फर्स्ट एक्टिंग फिल्म थी ऑनेस्टली, और उस फिल्म ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में गई और मैं ख़ुद भी लॉस एंजलिस गई थी, NBC ने अवार्ड दिया था इसको बेस्ट राइटर का। तो फिल्म की स्टोरी ने बहुत अच्छा एक पहलू जागर किया कि उसके मज़े के बाद बताऊँ, कराची लिटरेचर फेस्टिवल में जब वो फिल्म लगी तो 2019 की बात है, तो मुझे ना एक खातून ने वहाँ सवाल किया कि ख्वाजा सरा तो माँ नहीं बन सकते और आपने गलत नज़रिए दिखाया कि आप झूले से बच्चा उठा कर ले आई और आप उसको पालना चाहती हैं। तो मैंने को बहुत मज़े की बात की जिस पे शायद जो वहाँ के अवाम थे उन्होंने मुझे बहुत सराहा। मैंने कहा कि देखें, जो माएँ बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो क्या वो माँ नहीं बन सकती, या जिन बच्चों की माँ नहीं होती क्या उनके बाप माँ नहीं बन सकते, या दादियाँ माँ नहीं बनती या खालाएँ माँ नहीं बन सकती। तो माँ बनना ये कोई किसी की जिसामत, किसी की जिन्स, किसी की सिंस से ताल्लुक़ नहीं है। माँ बनना जो है ना वो एक एहसास है। बिल्कुल है। और तो ख्वाजा सरा क्यों माँ नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकती। हम तो जब घरों से बच्चे निकल कर आते हैं हम उनको अपने पास रखते हैं, अपने दिल से लगाते हैं। अब चाहे आप उनको गुरु कहें, हमें उनकी माँ कहें, बाप कहें, कोई भी रिश्ते का नाम दें, एहसास तो है ना। तो माँ का रिश्ता जो है ना वो एक एहसास का होता है। तो लोगों ने मुझे काफ़ी वहाँ पर अप्रिशिएट किया कि देखिए, मैंने कहा जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती वो माँ बन सकती है। बिल्कुल बन सकती। हम उससे वो एहसास नहीं छीन सकते कभी भी, जो कि हम छीन लेते हैं बहुत शुरू में, क्योंकि उसने वो बच्चा अपनी कोख से नहीं। बच्चा पैदा करने एक रिप्रोडक्टिव अमल है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, किसी की कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई शायद कोई औरत नहीं कर सकती, किसी को अपनी जिसामत पसंद है वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, पर अगर वो बच्चा अडॉप्ट करके उसको वही माँ वाला प्यार देती तो वो माँ कहलाएगी। एहसास तो है, एहसास तो सरा है ठीक है, लेकिन माँ के अंदर तो हमें पुराने ज़माने में अभी भी जो हमारे गुरुज जो हैं लोगों के घर में जाके जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए बुला जाते हैं क्योंकि हम खुशी मनाते हैं उनके साथ जाके कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। बिल्कुल, उनको ये नहीं होता है कि क्या है क्या किसका है क्या है, कौन सी जात पात नस्ल रंग, हमें नहीं देखते, इवन मजहब भी नहीं देखते। अच्छा कामी, हमें ये बताइए कि पिछले 2 साल से आप कराची में हिजरा फेस्टिवल कर रहे हैं, तो उसका ख्याल कैसे आया? हिजरा फेस्टिवल का ख्याल इस तरह है क्योंकि हम उससे पहले ना बहुत प्रोटेस्ट करते थे। कराची प्रेस क्लब पे चले गए, प्रोटेस्ट कर लिया, कभी किसी ने कहीं बुला लिया तो प्रोटेस्ट कर लिया। तो 2023 के शुरू में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब पे, और वहाँ हम जो 5-6 ख्वाजा सर थे ना, तो हमने देखा कि यार प्रोटेस्ट में तो लोग ही नहीं आए। जब हमने कम्युनिटी में जाके पूछा कि कम्युनिटी कहती भाई अब हम ना एहतजाज नहीं करना चाहते, अब हमसे कुछ ऐसा कराएं जिससे हमारी नुमाइंदगी भी हो और जिससे हमें सराहा भी जाए। तो हम सबने सोचा कि व्हाई नॉट कि हम सेलिब्रेट करें, हम अपनी आइडेंटिटी को क्यों नहीं सेलिब्रेट करें। पूरी दुनिया में बहुत सारे रंग
रंग नस्ल जात पात के फेस्टिवल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम क्यों ना अपने आप को सेलिब्रेट करें। हम उसमें सेलिब्रेशन के साथ साथ एहतजाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हिजरा फेस्टिवल इस तरह अमल में आया है कि लेट्स सेलिब्रेट, अपने रिजिलियंस शो करें, अपनी आइडेंटिटी को लोगों को बेहतर तरीके से दिखाएं, और पूरे पाकिस्तान से ख्वाजा सराओं को और मुख्तलिफ जेंडर और सेक्सुअलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाएं और बताएं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आकर स्टॉल्स लगा सकते हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। वो जो 3-4 घंटे का एक टाइम होता है ना, मैं आपको ज़रूर वीडियो भेजूंगी, आप वो ज़रूर बिल्कुल, देखिएगा। मैंने अटेंड भी किए हैं, दोनों ही जी। अटेंड किए हों, और मैं देख भी रही थी कि वो किस तरह से जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे देखिए उस दिन को। वो ना, एक तो हमारे कम्युनिटी की ज़िंदगियों में वो जो एंजॉयमेंट वाला पहलू बहुत कम रह जाता है। बिल्कुल। दिन भर सिर्फ काम करना, अपने जो कम्युनिटी के फंक्शंस होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ असेंबली की हम तो बात करते हैं पर वो बहुत कम है। कम है। तो हिजरा फेस्टिवल इस तरह अमल में आया, और 2023 में किया तो हमारे पास कोई 1800-2000 लोग थे। 2024 में हमें नहीं पता था कितने लोग आ जाएंगे, तो हमारे पास कोई 3500 प्लस लोग थे। और हमने ये देखा कि लोग आना चाहते हैं, लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं। तो इस साल हम इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को हिजरा फेस्टिवल कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल की तरह हम इस साल भी इसको बेहतर तरीके से जश्न करें। पर इस साल क्योंकि हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत सारे लोग सैलाब की वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा है, या बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इस साल की जो हमारी थीम है वो है भी क्लाइमेट और जेंडर के ऊपर, कि क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, क्यों नहीं इंक्लूजन लाई जाती। आप कहीं पर भी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो हम ज़्यादातर मर्द हजरात को देखते हैं, वाई नॉट कि औरतों, ख्वाजा सराओ, डिसेबल लोगों को जगह दी जाए। तो इस साल जो हमारा मोटो है वो है भी कि हम माहौल के बारे में बात करें, हम सैलाब के बारे में बात करें, हम एहतजाज करें, हम हुकूमत वक्त से पूछें कि कोई ऐसी बेहतर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती कि एंड में बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ता है, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, और अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। ये ख्वाजा सराओं से बेहतर कौन जानेगा, हमसे बेहतर कौन जानेगा। तो इसलिए शायद हमने इस साल का जो मोटो है वो भी यही रखा है कि क्यों ना हम अब जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें। अच्छा, पाकिस्तान की जो ट्रांस मूवमेंट है वो दुनिया की तहरीकों से क्या जुड़ी हुई है, आप समझते हैं? एक तो पाकिस्तान की जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट है वो बहुत न्यू है, बहुत, आप देख लें 10-12 साल पुरानी मूवमेंट होगी, इससे ज़्यादा कोई पुरानी मूवमेंट नहीं है ये। 10-12 साल से भी कम है। कम है। जब से बिंदी राणा जी ने काम स्टार्ट किया उसके बाद और लोग जुड़ते गए, फिर और दूसरे शहरों में वेटरन ट्रांस एक्टिविस्ट जो अब हैं वो निकल कर आए और उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो हम दूसरी तहरीकों से सीखते हैं। हम अगर बाहर की बात न करें, अगर हम सिर्फ कराची की ही बात करें, तो हम दूसरे लोगों में जाके ज़रूर बैठते हैं। अब चाहे वो हमें भी हुकूमत की तरह टोकन की तरह इस्तेमाल करें, पर हम जो भी तहरीकें हैं, मतलब अगर हम कराची की बात करें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की, होम बेस्ड वर्कर्स की, HSCP की, वो हमें हर जगह शामिल करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ टोकन की तरह, वो हमें बेहतर एक प्लेटफॉर्म देते हैं, हमें बात करने का मौका देते हैं, और हमें अपने साथ बिठाते हैं। तो यही तो एक इंटरसेक्शनैलिटी है मेरा ख्याल है। और जो मूवमेंट्स, जो भी मार्चेस हैं, वो अपने आप को अलग करते हैं, अपने आप को एक अलग शनाख्त बनाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा चल नहीं पाते। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब तक आप इंटरसेक्शनैलिटी को नहीं अपनाएंगे, आप अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक अकेला मूवमेंट, एक अकेला हिजरा फेस्टिवल क्या ही किसी का कुछ बिगाड़ लेगा या क्या ही कुछ बेहतर कर लेगा। तो हम दूसरी जितनी भी हमारी लोकल मूवमेंट्स हैं उनको साथ हैं। और अगर हम इंटरनेशनली देखें तो दूसरे ममालिक में भी यही काम है कि जितनी भी जिन्स और सिन्फ से ताल्लुक़ रखने वाली मूवमेंट्स हैं वो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, मतलब औरतों के हकूक़ पे जो तंजीमें काम करती हैं, जो मार्चेस काम करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हैं ताकि उनकी बातों को बेहतर नज़रिए से सुना जाए। अच्छा कामी, आखिरी सवाल आपसे कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सिस्टम से कितनी पुरुम्मीदें हैं आप, और आपको क्या लगता है कि ट्रांस के हालात बेहतर हैं या होंगे? मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगी कि हालात तो बेहतर नहीं हैं। हालात शायद वर्स्ट हैं पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि सुनवाई कम होती है और हुकूमत जो है वो
वो देखती, जो कि उनके फेवर में ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा वो टैकल करने की कोशिश करती है। और बीइंग अ ट्रांस पर्सन या बीइंग अ ट्रांस एक्टिविस्ट या एक जो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं कहूँगी कि उम्मीदें हम बहुत लगाते हैं हुकूमतों से, पर अब उम्मीदों के साथ साथ अब हम उनको ललकारते भी हैं जाकर, उनको कहते हैं कि ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के तहत कहा कि शेल्टर होम की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। आए दिन मुझसे 2 से 3 लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि हमें घर वाले निकाल रहे हैं या मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ रखूँ उनको, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही तो हुकूमत को अब चाहे वो सूबाई हो या वफाक की हो, उनको ये सोचना ज़रूरी है कि जब हमारे पास हमारी पॉलिसी है, हमें सेंसस में काउंट करते हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हैं इंटरनेशनली और हमारे नाम के बजट्स आते हैं, तो काइंडली उसको हमारे ऊपर लगाएं भी। और आपके प्रोग्राम के तहत यही कहूँगी कि बस बीइंग अ कामी चौधरी मैं ये कहूँगी कि सोसाइटी के अंदर वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सोसाइटी की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है वालिदैन से ज़्यादा। ऐसा साजगार माहौल बनाएं कि कोई भी बच्चा अपना घर ना छोड़े या उसको घर छोड़ने पर मजबूर ना कर दिया। अच्छा, कामी आप मुझे ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है एक्टिविस्ट भी हैं और एक्टर भी हैं, तो आपने जिस तरह से कहानी रानी फिल्म थी जो एक लड़की पे बनी हुई थी, खिलौने बेचती थी, वो बड़ा एक धूम मचा था उस वक्त, मैंने खुद भी देखी थी। उसके बाद आपने दिल नादा में किरदार अदा किया और फिर कई जो है आपको ऑफ़र भी आई होंगी, लेकिन रिसेंटली आपने अभी जो है किसी शॉर्ट फिल्म में आप काम कर रही हैं, तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर वो जो है आपसे सुनना चाहेंगे कि वो क्या आप जो अभी काम कर रही हैं उसकी थीम क्या है, उसका मौजू क्या है, तो उसके हवाले से हमें बताइएगा। फहमीदा, रानी में काम किया और ड्रामे में, और मुझे अभी भी ऑफ़र्स आती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैं एक्टिविज़म करती हूँ या जो मैं सबरंग सोसाइटी के ज़रिए काम कर रही हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और काम मैं करती हूँ अभी भी, पर वो करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि कम्युनिटी नुमाइंदगी बेहतर हो रही है। अभी मैंने रिसेंटली लाहौर में एक फ़िल्म शूट की है जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बिकॉज ख्वाजा सहरा को लोग अभी तक एक नज़रिए से देखते हैं, उनको लस्ट की निगाहों से देखते हैं, या उनको मैं अगर कहूँ तो सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा देखते हैं, उनको एक इंसान के नज़रिए से नहीं देखते। उनको ये नहीं देखते कि ख्वाजा सहरा जो है ना, या एक ट्रांसजेंडर जो है वो मोहब्बत भी कर सकती हैं, कर सकता है, या कोई और शख्स भी उससे मोहब्बत कर सकता है। तो वो कहानी लव और लस्ट के दरमियान चल रही है और वो एक बहुत बेहतर स्टोरी थी जो कि मैंने की और उसको शूट हो चुकी है, फिल्म तैयार हो चुकी है और अब वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिशन के लिए तैयार है। और मैं पुरुमीद हूँ कि वो फिल्म पाकिस्तान का एक बेहतर नज़रिया रखेगी कि पाकिस्तान में इतना बोल्ड काम भी हो सकता है और इतनी बोल्ड स्टोरीज भी निकल कर सामने आ सकती हैं। अच्छा, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अच्छे भले लोग भी वहाँ पहुँचने के बाद या उनको कई मुश्किलातों का सामना रहता है, तो इस फील्ड में जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत मुश्किलातों का सामना रहा या आप इजी मूव होके चली गई? शुरू में तो बहुत अच्छा था, शुरू के 1-2 साल बहुत अच्छे थे। वो आप कहते हैं कि लोगों के लिए जो कि एक्टर या मॉडल बन जाना चाहते हैं उनके लिए तो ड्रीम था, बट शायद मैं कभी भी अपनी आप में, या मेरा कोई एम नहीं था मॉडल बनना या एक्टर बनना। वो आप कहते हैं ना कि आप एक्सीडेंटली बन गए तो आपने उसको ओन कर लिया, और आपने जब उसको ओन कर लिया तो आपने उसको बेहतर करने की कोशिश की। तो शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई मसले मसाइल हों, काम आता गया और मैं काम करती गई। मैंने चेंज द क्लैप एक कैंपेन थी, उसमें काम किया। उसके अलावा मैंने बहुत सारे फैशन शोज़ किए, अवार्ड्स अटेंड किए, एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे इन लोगों की शक्लें दिखना शुरू हुई कि इंडस्ट्री के अंदर भी लोग जो है ना वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बीइंग एक्टिविस्ट मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए। और मैंने किनारा किया भी। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में कहा कि मैं बहुत सिलेक्टेड काम करती हूँ, वो काम जिससे मुझे लगता है कि एक तो मुझे खुद पर्सनल सेटिस्फेक्शन है और दूसरा कम्युनिटी की बेहतर नुमाइंदगी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा कामिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगी पर्सनल, आपकी फैमिलीज़ के हवाले से। वालिदैन होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट किसके साथ है? आपके वालिद के साथ या वालदा के साथ या किसी बहन भाई के साथ? मेरे वालिद साहब तो जब मैं बहुत 8-9 साल की थी या 10 साल की तो उनका इंतकाल हो गया था, और मेरी मदर ने सबको, हम सब बहन भाई को पढ़ाया लिखाया और बिज़नेस करा के दिए, शादियाँ की सबकी। तो
ऑब्वियसली जब आप घर में अब वालदा के करीब होते हैं, मैं अपनी बहनों के ज़्यादा बहुत करीब थी और वालदा के भी, और शायद मेरे घर वालों ने शायद मुझे कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए या घर छोड़ देना चाहिए। हाँ, सख्तियाँ थीं, शायद उन सख्तियों से गुजर कर मैंने तालीम भी हासिल कर ली, और सख्तियों के बावजूद मैं घर में ही रही, वरना अदरवाइज़ अगर मुझे लगता कोई और होता शायद वो भाग जाता। जब आपको बाहर की रंगीनियाँ दिखती हैं कि हाँ, इतना कुछ है और मैं जाके ये भी कर लूँगी, अकेले। पर मुझे लगता था कि मुझे घर में रहना ही चाहिए। तो घर में शायद बहनों के ज़्यादा मैं करीब थी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात आपसे पूछना चाहूँगी। मैंने कई ख्वाजा सराहों से बात की है, सुना है, जिस तरह से आप बता रही हैं, ऐसे अब जो जनरेशन है उनके पेरेंट्स उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या समझती हैं कि ये अंदर की फीलिंग्स होती है कि वो चाहती हैं कि हम डांस भी करें, हम इस तरह से जो है वो चीज़ें करें, तो क्या ये जो फीलिंग्स अंदर से होती हैं, हालांकि उनकी फैमिलीज तो नहीं उनको ये चीज़ करने जाती, तो ये मैं समझना चाहूँगी मेरा आपसे। ख्याल है कि मेरे ख्याल कि हर ख्वाजा सरा को डांस करना भी आता होगा। ये तो अपब्रिंगिंग की बात है, या आप क्या सोसाइटी से ले वो रहे ले हैं रहे हैं। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक बच्चा तो बहुत छोटा बच्चा होता है, और अगर मैंने जो शुरू में भी कहा था कि अगर घर वाले नहीं समझते तो फिर वो बच्चा बाहर जाता है और बाहर उसको जो भी माहौल मिलता है वो उसी में रंगने की अपने आप को कोशिश करता है। तो मेरे नहीं ख्याल कि हर ख्वाजा सरा भी डांस करता होगा, या हर ख्वाजा सरा जो है वो जिस्म फरोशी की तरफ होगा या भीख मांगता होगा, क्योंकि जो जिसको अपॉर्चुनिटी मिल गई उसने वो अवेल कर ली। और अपॉर्चुनिटी में इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी के आगे हाथ फैलाना, या किसी के आगे 10-10 रुपए के लिए नाच गाना करना, या जिस्म फरोशी करना। ये एक बहुत मुश्किल काम है, और जो लोग करते हैं उनसे पूछें तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात से है, वो कितनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस के साथ गुजर रहे हैं। तो जब घर में वो माहौल नहीं मिलता, बच्चा बाहर जाता है, और बाहर जाता है तो फिर उसको तो आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा सरा के लिए जिस तरह से आपकी मदर बड़ी सपोर्टिव रही, उन्होंने आप पे सख्ती की, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप करना चाह रही होंगी, जाहिर है उस फेज़ में आपका दिल भी करता है, रोशनियाँ रंगीनियाँ सारी देख रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं, तो आप समझती हैं कि अगर वो चीज़ें आपकी मदर आप पे अप्लाई नहीं करती तो आप आज इस स्टेज पे नहीं हो। आई थिंक घर का बहुत हाथ है, वालदैन का, क्योंकि पहले इंस्टीट्यूट वही है, आपकी आँख खुलती तो आप अपने वालदैन देखते हैं। तो आई थिंक अगर वालदैन बच्चे को बच्चे की तरह ही देखें और उसको रोक टोक ना करें, उसको मारे धाड़े ना, और उसका पूरा ख्याल रखें, अब चाहे वो बच्चा लड़का है, लड़की है, ख्वाजा सरा है, XYZ जो भी जेंडर है, सेक्सुअलिटी से हो, वो आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पेरेंट्स को कह रही हूँ, अगर आप ही नहीं ख्याल रखेंगे तो बच्चा तो बाहर जाके ख़राब होगा। फिर जब आपका बच्चा ख़राब हो जाता है तो फिर आप कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो पहला इंस्टीट्यूट आप हैं, बच्चे की जिम्मेदारी आप हैं। तो जब आपने पैदा कर ही लिया है और अब वो जिस भी हुलिये में है, जिस भी हाल में है, आपने उसको बेहतर तरीके से परवरिश करनी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अनटोल्ड स्टोरीज़ में अपनी अनकही कहानी सुनाई, और ना सिर्फ अपने हवाले से, अपने काम के हवाले से, फिर जिस तरह से ट्रांसजेंडरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे साथ जो है वो बांटी हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थियण वारो आहे। वरी मिलंदासीं अनटोल्ड स्टोरीज़ में के नई कहाणी सां गॾु। हिन वक़्तु पंहिंजे होस्ट फ़हमीदा रियाज़ खे इजाज़त ॾिजो। अल्लाह वाई।